Treasury stock. Treasury stock is usually a corporation's previously issued shares of common stock that have been purchased from the stockholders. It may be a slight increase in the corporation earning per share. ट्रेजरी स्टॉक वो स्टॉक होता है, वो शेयर्स होते हैं जो कि कॉरपोरेशन पहले ही इशू कर चुकी होती है शेयर होल्डर्स को, स्टॉक होल्डर्स को, देन उनसे रीपरचेज करती है। ठीक है, तो ट्रेजरी स्टॉक वो स्टॉक होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टॉक होल्डर को, शेयर होल्डर्स को इशू कर चुकी थी, फिर उनसे वो दोबारा परचेज कर लेती है। तो वो स्टॉक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं ट्रेजरी स्टॉक्स। ठीक है, ऐसे शेयर्स कहलाते हैं ट्रेजरी स्टॉक्स। इट मे बी स्लाइड इंक्रीज इन द कॉर्पोरेशन अर्निंग पर शेयर। जब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी वो शेयर्स जो आप इशू किए थे आपने, फॉर एग्जांपल अगर आपने 50,000 शेयर्स जो है रीपरचेज कर लिए, ठीक है, तो आपने टोटल कितना आपका कैपिटल था पहले, 5 लाख शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, 5 लाख शेयर 10 रुपीज़ ईच यानी 50 लाख। तो 5 लाख में से आपने 50,000 शेयर्स रीपरचेज कर लिए, तो आपका पेड अप कैपिटल कितना रह गया पीछे? आपका पेड अप कैपिटल रह गया 4,50,000 शेयर्स, 10 ईच का मतलब हो गया 45 लाख। ठीक है, तो आपके जो इशू शेयर थे वो रह गए इस वक्त 4,50,000। उसकी बेस पे जो अर्निंग पर शेयर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले 5 लाख शेयर्स थे, यानी अगर मैं इस तरह करूं कि टोटल इनकम को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है, तो एक अमाउंट आ रही है। ठीक है, अगर मैं टोटल इनकम को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर में से माइनस करके, 50,000 माइनस करके, पहले 5 लाख से डिवाइड कर थे, अब आप 4,50,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक इज ऑल्सो द title of a journal ledger account that will have a debit balance equal to the cost of the repurchased shares being held by the corporation. The corporation cost of treasury stock reduce the corporation cash and the total amount of stockholder equity. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसको ट्रेजरी स्टॉक के नाम से ही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, और इसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपका जो कैश है वो डिक्रीज हो जाता है। कैश दिया है आपने, जब खरीदे तो कैश दिया आपने, कैश चला गया आपके पास से, कॉरपोरेशन के पास से कैश चला जाता है, और आपकी जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या शो करती है? स्टॉक होल्डर इक्विटी में आपके मेन 2 हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं। फर्स्ट पेड अप कैपिटल, सेकंड आता है रिटेन अर्निंग। पहले आपका पेड अप कैपिटल था 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 50 लाख रुपीज़। ठीक है, जिसमें से अब आपने 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 5 लाख के माइनस कर दी, तो अब आपके पास जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख के बजाय 45 लाख हो गया। ठीक है, तो आपकी इक्विटी कम हो गई। द शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक विल नॉट रिसीव डिविडेंड्स, विल नॉट हैव वोटिंग राइट्स एंड कैन नॉट रिजल्ट इन एन इनकम स्टेटमेंट गेन और लॉस। अच्छा, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेजरी स्टॉक जो आपने रीपरचेज किए शेयर्स, वो शेयर जिसके पास जाएंगे, अगर वो कंपनी दोबारा इशू करती है या वो कंपनी के किसी के पास वो ट्रेजरी स्टॉक हैं या कंपनी के पास है, तो ऐसे स्टॉक होल्डर को ना तो डिविडेंड इशू किया जाएगा, ना ही वोटिंग राइट्स होंगे, और ना उसको इनकम स्टेटमेंट में गेन और लॉस का से उसको शेयर दिया जाएगा जिसके पास ट्रेजरी स्टॉक आएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या क्लियर हो गया? ट्रेजरी स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कंपनी पहले से अपने शेयर होल्डर को, स्टॉक होल्डर को इशू कर चुकी होती है। वो स्टॉक जो है कंपनी रीपरचेज कर लेती है, जो रीपरचेज करती है ना शेयर्स, वो कहलाते हैं ट्रेजरी स्टॉक्स, जिसकी बेस पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। ट्रेजरी स्टॉक का बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट ये आता है कि कैश भी डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है, और स्टॉक होल्डर इक्विटी भी माइनस हो जाती है यानी कम हो जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, अ कॉर्पोरेशन हैज एक्सेस कैश एंड डजंट सी एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। एक कॉर्पोरेशन है, उसके पास जो है कैश तो है मगर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो जो उसको अट्रैक्ट करिए जे कि कॉर्पोरेशन वहाँ पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करे। कैश है मगर कॉर्पोरेशन के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसी कि वो उधर इन्वेस्ट करे।
As a result, it decide to purchase 10,000 shares of its 3 lakh shares of common stock that is held by its stockholder. अच्छा, स्टॉक होल्डर को इन्होंने बताया यहाँ पे जैसे 3 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, उसमें से इन्होंने 10,000 शेयर्स रीपर्चेज करना चाह रही है कॉरपोरेशन. द मार्केट वैल्यू ऑफ द 10,000 शेयर्स इज 40 पर शेयर. और मार्केट वैल्यू जो है उसकी 40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आ रही है. द कॉरपोरेशन एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ दीज शेयर्स ऑफ स्टॉक इज ट्रेजरी स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट. 4 लाख अमाउंट कैसे आई? 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें 40 से, ठीक है, तो अमाउंट आएगी 4 लाख. 4 लाख डॉलर्स आ गए. क्या एंट्री पास हुई? यानी 10,000 शेयर परचेज किए हैं 40 रुपीज ईच के. तो 4 लाख से एंट्री पास होगी ट्रेजरी स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट. कैश भी डिक्रीज हो गया. बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा. और सेकंड इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक. अच्छा, इसमें हमने मेथड्स आपको बताएं डेप्रिसिएशन के. 5 मेथड्स हैं, उनके जो फार्मूलाज हैं वो उसमें मैंने लिख दिए हैं, इसलिए कि अभी मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा तो वो आपने सॉल्व करनी होंगी. ये फार्मूले आपके सामने लिखे हुए, ठीक है. मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे 5 मेथड्स हैं. फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड. द स्ट्रेट लाइन मेथड रिकॉग्नाइजेस डेप्रिसिएशन in equal amounts over the estimate life of the assets. Compute depreciation using the straight line method as follows. Annual depreciation equals to cost of assets minus salvage value divided by life. यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से सैल्वेज वैल्यू माइनस करने के बाद आप लाइफ से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी एनुअली डेप्रिसिएशन. और ये है स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन इसलिए भी कहते हैं कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, यानी हर साल का एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है. अगर इस साल आपने डेप्रिसिएशन निकाला है 10,000 तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000 होगा. और 10 ईयर्स की इसकी लाइफ है तो 10 ईयर्स तक उसका डेप्रिसिएशन 10,000 ही कैलकुलेट होगा. पर ईयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. Second is declining balance method. The declining balance method cost minus accumulated depreciation. किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम? इसका फार्मूला है कॉस्ट में से माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आंसर आएगा आपकी बुक वैल्यू. ठीक है. तो क्या अगर आपका फर्स्ट ईयर है, आपने इससे पहले डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं किया है, तो कॉस्ट में से आप क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. यानी 1 लाख अगर कॉस्ट है और 10% उसकी लाइफ वो परसेंटेज है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10,000. 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 90,000. 90,000 कहलाएगी उसकी बुक वैल्यू. ठीक है. अब जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर अप्लाई होता है. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, या इसको और भी नेम दे सकते हैं आप, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन मेथड, बुक वैल्यू मेथड, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह लें. ठीक है, ये तमाम नाम है इसके. तो इसमें हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर अप्लाई करते हैं. फर्स्ट आपने कॉस्ट पे अप्लाई की, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके आंसर आया बुक वैल्यू, यानी 90,000 आया आंसर. अब जो 10% अप्लाई होगा वो 90,000 पर अप्लाई होगा, यानी 90,000 का 10% कितना आया? 9,000. 90,000 माइनस 9, 81,000. ठीक है. फिर 81,000 का 10%. तो इस तरह हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करते हैं. अच्छा, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में एक इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है. जब आपके पास परसेंटेज गिवन ना हो तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपकी जो लाइफ है वो है 5 ईयर लाइफ है. ठीक है, लाइफ आपको पता है, परसेंटेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 1 ओवर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 2. यानी 1 को डिवाइड कर देंगे लाइफ से. लाइफ कितनी? 5. तो 1 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा 0.2. और 0.2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0.4 यानी 40% है रेट. मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 40% रेट आएगा. तो फिर क्या करेंगे आप? जो रेट आप कितना लेंगे? 40% लेंगे. ये कब है? जब आपको
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो उसका रेट होता है, परसेंटेज रेट, जब वो ना दिया हो तो आप उसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। थर्ड फार्मूला है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, पर यूनिट डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से आप माइनस कर देंगे सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के, इतने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड करेगी ये मशीन, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो एक उसका आंसर आ जाएगा पर यूनिट पे, फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़ आ गया, यानी पर यूनिट पे ये जो मशीन है 2 रुपीज़ की डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसने कितने यूनिट बना लिए। फॉर एग्जांपल आप बताया जाएगा भाई इन्होंने जो है वो 20,000 यूनिट्स बना लिए, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 40,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, पर यूनिट डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, फिर जितने यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर्ड किए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर 4, वर्किंग आवर्स मेथड, पर आवर की बात करते हैं इसमें। पर आवर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूला इसका है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, ये टोटल आवर्स। ठीक है, तो कॉस्ट में से आप सैलवेज वैल्यू को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल आवर्स, यानी इतने घंटे मशीन चल सकती है बस। फॉर एग्जाम्पल भाई 1,20,000 आवर्स, 1,20,000 घंटे की मशीन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। टोटल लाइफ इसकी जो है ना आवर्स में दी हुई है। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट किया, समझे आंसर आ गया 5, यानी 1 घंटे में मशीन 5 रुपए की, 5 रुपीज़ की डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब फिर इसमें ये दिया जाता है कि कितने घंटे मशीन चली है, वो बोलेगा कि भाई मशीन चली 100 आवर्स चल चुकी है, 100 घंटे चल गई, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 500 उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है वर्किंग आवर्स में। लास्ट इज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड या तरीका ये होता है एनुअल डेप्रिसिएशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है रेशो निकालते हैं। इस तरह के एक मशीन है, एक एसेट्स है, उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। तो हम क्या करते हैं, 5 के नंबर्स को टोटल कर लेते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1, उसका टोटल आएगा 15। ठीक है, तो क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट रिप्रेजेंटिंग द ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी 5 उसकी लाइफ थी डिवाइडेड बाय टोटल, उसका टोटल कितना है 15, 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट बोलते हैं कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। ठीक है, बाकी अच्छा ये जो मैंने एक समझे ओवरव्यू उसका इसलिए दिया है कि इससे पहले आपने जो मेथड्स हैं या डेप्रिसिएशन है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया, और मुझे इंशाल्लाह क्लियर है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा, तो और इन केस अगर कोई इशू आता है तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा, फिर मैं उसको समझा भी दूंगा। ठीक है, तो मेरे जहन में था कि आप ये इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे, इसलिए जो है मैंने इसके एक फार्मूलाज आपको बता दिए, एक ओवरव्यू दे दिया कि इस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन जब देंगे तो इंशाल्लाह वो सॉल्व कर देंगे, और बाकी को मसला पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये आपके सामने एक रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट बनी हुई है। ठीक है, रिपोर्ट फॉर्म में हमारे पास ऊपर जो है एसेट्स आ रहे हैं, नीचे लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी है, और ठीक है, तो उसमें पहले आपने करंट एसेट्स लिख दिए, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, बिल्डिंग रेंट, अनएक्सपायर इंश्योरेंस, सप्लाईज, ये हो गए टोटल करंट एसेट्स। देन आ गए आपके नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स आ गए, इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया उसका, तो नेट वैल्यू आ गई उसकी 5,400। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल एसेट्स, होगा 1,01,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपकी आ रही है लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। लाइबिलिटीज़ में आपके पास आ रहे हैं नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, इनकम टैक्स पेबल, अनअर्न सर्विस रेवेन्यू। तो टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी आ रही हैं 16,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट स्टॉक होल्डर इक्विटी में आपका कैपिटल आ रहा है 50,000 का, रिटेन अर्निंग आ रहा है 35,000 का, तो टोटल हो गया 85,000, और 16 और 85 को ऐड करते हैं तो आती है टोटल लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी की अमाउंट आती है 1,01,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट है, ये एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, और अभी आप इसको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, 10 मिनट्स आपके पास है,
10 टू 15 मिनट्स में आप इसको सॉल्व करके दें, मैं आपको क्लासरूम में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।